Hello students, this is your chapter 5, the fundamental unit of life. So the fundamental unit of life of any human being or plant or animal is cell. किसी भी बॉडी की एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है ना, वो सेल होती है. नाउ सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, किसने करी थी? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या करा था कि जो एक ट्री होता है, उसका तना होता है, उसके अंदर कॉर्क प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो इस कॉर्क की हेल्प से उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो कॉर्क होता है ना, ये इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स बना होता है, इस टाइप का. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, उस प्लांट का सेल कहलाता है. ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था ना, ये 1665 में किया था. ठीक है, सो इसे इन्होंने एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था और आइडेंटिफाई किया था. तो इन लोगों को इस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बोला कि ये एक सेल होती है किसी भी प्लांट की. ठीक है, सो जो सेल होता है ना, एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, मतलब ये एक रूम की तरह हो गया. ठीक है, जो हमारी सेल होती है ना, सेल क्या होता है हमारा कि ये बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, जिसे हमें एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं हम उसे सिर्फ. ठीक है, लेकिन होती बहुत छोटी है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. मतलब हमारी पूरी बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, वो पूरी बॉडी जो होती है ना, वो सेल की हेल्प से ही बनी होती है. इसीलिए हम सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो किस तरीके के बने, किस चीज़ से बने होते हैं. यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था. इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया था, एक ऑनियन लिया था. इस ऑनियन के अंदर हमने क्या करा, इस प्याज को हमने काटा. जब हमने इसे काटा तो इसमें से एक पतली सी लेयर निकली, एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकली. तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा था कि ये जो पतली सी जो लेयर्स थी ना, इस लेयर के अंदर उन्होंने क्या करा था कि उसको एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था. यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये माइक्रोस्कोप है, और यहाँ पर ये इस जगह पे उस लेयर को, ट्रांसपेरेंट लेयर को हमने यहाँ पे इस प्याज की को रखा था. ठीक है, एंड इस माइक्रोस्कोप पे ये जो लेंस लगे हुए रहते हैं ना, यहाँ पे इस लेंस के थ्रू हमने इसे देखा. तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर ये इस टाइप के आप देख सकते हो ना, ये हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इस तरीके से हमें उस लेयर के अंदर दिखे थे. तो वो क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सेल कहलाते हैं. तो कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जो है, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, वो किसकी बनी होती है, वो सेल की बनी होती है. ठीक है, और आप यहाँ पे ये बीच के अंदर एक ब्लैक डॉट देख रहे हैं. ये जो ब्लैक डॉट होते हैं ना इनके बीच के अंदर, वो इसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है. कि तो किसी भी सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, और इसके बीच के अंदर ये जो होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. ये जो स्ट्रक्चर्स थे जो हमने देखे हनीकॉम्ब वाले अभी उस डायग्राम में, तो वो डायग्राम के अंदर क्या था कि वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो क्या कहलाते हैं, हमारे सेल कहलाते हैं. और ये क्या है, हमारा एक अकेला सेल है. ठीक है, इसी तरीके से कई और सेल मिलकर क्या बना रहे थे, पूरा एक जो अनियन बना हुआ था, वो अलग अलग सेल से मिलके मतलब बना हुआ था. ठीक है, अब चाहे हमारा अनियन किसी भी साइज़ का हो, किसी भी शेप का हो, लेकिन जो उसकी फंडामेंटल यूनिट होगी वो तो क्या होगी, वो एक सेल ही होगी. ठीक है, जिसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से. हमने क्या देखा, ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हमने जो देखे थे, ये क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन थे. मतलब किस अनियन जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, एक सेल से. ठीक है, तो ये जो क्या हुआ है, इसका ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट थी, इसकी जो सेल था.
दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। ये जो स्ट्रक्चर था वो क्या कहलाया, हमारा सेल कहलाया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, सेल के ही सब बने होते हैं। ठीक है, सो हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, एक सिंगल सेल के बने होते हैं। तो ये जो सिंगल सेल से कौन कौन से बने होते हैं, ये होता है एक तो अमीबिया, क्लेमाइडोमोनास, पेरिशियम एंड बैक्टीरिया। सो ये तीनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, क्लेमाइडोमोनास, पैरामैग्नीशियम और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं कि एक यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने होते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस in it to form various body part in multicellular organisms such as some fungi, plants and animals। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था ऊपर, तो ये तो क्या था, यूनिसेल्युलर थे, मतलब एक ही सेल के बने हुए। उसके अलावा क्या होते हैं, कई होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं। मल्टी सेल्युलर का मतलब अलग अलग सेल्स होती हैं। तो जो अलग अलग सेल होती है ना, वो अलग अलग डिफरेंट जो वर्क होता है वो परफॉर्म करने के लिए होती है। लाइक अगर हम किसी भी बॉडी की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जितने भी फंक्शंस होंगे, लाइक हमारा हैंड का अलग फंक्शन होता है, लेग का अलग फंक्शन होता है। सो ये जो फंक्शंस होते हैं ना, इनके बेसिस पे ये जो सेल होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं। तो ऊपर के ऑर्गेनिज्म ये जो आपने पढ़े थे, ये तो यूनिसेल्युलर होते हैं, और बाकी की जो बॉडी होता है, मतलब लाइक फंगाई हो गया, प्लांट हो गया एंड एनिमल्स हो गया, ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर बने होते हैं। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे। तो कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो सेल्स होती है ना, वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स होती है। लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है ना, वो हमें यहाँ पे बता रखी है। लाइक ये हो गई स्मूथ मसल सेल हो गई, ब्लड सेल्स हो गई हैं, ये नर्वस सिस्टम जो हमारा नर्व सेल्स होती हैं वो हो गई हमारी। ठीक है, ये ओवम हो गया हमारा, ये स्पर्म हो गया, बोन सेल इस तरीके की होती है, एंड ये फैट सेल हो गई। ठीक है, सो अलग अलग सेल्स हमें दे रखी है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी क्या इस तरीके की अलग अलग सेल से मिलके बनी हुई है, इसलिए हमारी बॉडी को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेल्युलर। हम मल्टी सेल्युलर कहेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, वो क्या कहलाएगी, मल्टी सेल्युलर कहलाएगी। Now, the shape and size of a cell are related to the specific function they perform. Some cells, like amoeba, have changing shapes. In some cases, the shapes could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nervous cells have a typical shape. सो यहाँ पर ये है कि जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, या फिर जितनी भी सेल्स होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, सभी की जो शेप होता है, सभी का जो साइज़ होता है ना, वो सबका अलग अलग होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। लाइक अगर हम अमीबिया की बात करें, अमीबिया के अंदर क्या होता है कि जो सेल होता है ना, वो अपना शेप चेंज करता रहता है, तो इसीलिए उनका अलग शेप होता है। ठीक है, तो हर फंक्शन के अकॉर्डिंग हर सेल का शेप एंड साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वो अलग होता है, ब्लड का जो सेल होता है वो अलग होता है। तो हर एक काम के लिए जो सेल होते हैं पर्टिकुलर, उनके साइज़ एंड शेप्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristic of the all living form. तो हर एक जो सेल होगा वो अपनी कैपेसिटी, अपना जो अलग अलग उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वो अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं। मतलब हर एक सेल जो होगा ना,
की अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी होती है कि वो उस काम को, उस टास्क को परफॉर्म करे, ठीक है। सो वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो जितने भी सेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, हर एक सेल का क्या डिवीजन हो रखा होता है हर एक पर्टिकुलर काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर एक पर्टिकुलर काम के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसीलिए इसी वजह से अलग अलग सेल की वजह से ही ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं अलग अलग काम करते हैं। लाइक अगर हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट होता है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो उसके लिए उसके अलग सेल होता है। एक स्टमक होता है, स्टमक क्या करता है, डाइजेशन करता है फूड का, तो उस स्टमक का जो सेल होता है वो अलग होता है। ठीक है। सो ये तो क्या हो गया, मल्टी सेल्यूलर की बात करी। जो हमारे सिंगल सेल्यूलर जो होते हैं, लाइक ये जो है ना, उनके अंदर भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब अलग अलग काम को अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। In fact, each such cell has got a certain specific component within it known as cell or organelles. सो जो हमारा सेल होता है ना, उस सेल के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब एक सेल जो होता है ना, वो भी अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। तो ये जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं ना, जिससे वो बना होता है, उसको भी क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। Each kind of cell organelles performs a special function such as making a new material in the cell, clearing up the waste material of the cell and so on, ठीक है। सो अलग अलग फंक्शंस होंगे, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस करेंगे वो कंपोनेंट्स भी। लाइक कोई भी सेल होगा, उसकी जो क्लीनिंग होएगी वो उसके अंदर होगी, ठीक है। सो जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर से, वो कोई कंपोनेंट कर रहा होगा। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स उस सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो भी क्या करेंगे, अलग अलग काम करते होंगे, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। सो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ये अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी सेल के, ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूरा सेल बनाएंगे, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल आर फाउंड ऑफ अ सेम organelles no matter what the function is or what the organism they are found in, ठीक है। सो चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, किसी के अंदर भी जो सेल प्रेजेंट होगी ना, उस सेल के अंदर के जो कंपोनेंट होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ये जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे ना, ये क्या होंगे, सेम होंगे। किसी भी प्लांट की बात करो, चाहे किसी भी एनिमल की, चाहे किसी भी ह्यूमन बीइंग की, ऑर्गेनल्स जो होंगे और जो इनके काम होंगे, जो इनके फंक्शंस होंगे ना, वो भी सभी सेल्स के अंदर सेम होंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल हमारा किस किस यूनिट से मिलके बना होता है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो सेल्स होते हैं ना, वो अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी किस किस चीज़ों से मिलके बनी होती है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, इन सब से मिलके हमारी क्या है, ह्यूमन बॉडी बनी है। उसी तरीके से ऑर्गेनल्स से मिलकर क्या बना है, एक सेल, और सेल्स से मिलकर क्या बना है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनल्स किस किस क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो किस किस से बने होते हैं, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इन चीज़ों से मिलके ये बने होते हैं। अब क्या है, इनके अंदर क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से होती है, प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सबसे पहले आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो क्या होता है ये, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंटल, ठीक है।
सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो उसकी कोई भी सेल होती है ना, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, हमारी स्किन हो गई। उसी तरीके से किसी भी सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि कुछ जो भी मटेरियल्स होते हैं ना, उनको अंदर आने की और बाहर जाने की परमिशन देता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन से क्या स्वेट मतलब पसीना निकलता है, तो हमारी स्किन उसको अलाउ करती है पसीने को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है, उसको इन और आउट करने का जो काम प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी क्या करती है, स्किन करती है। उसी तरीके से सेल के अंदर क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो वो परमिशन देती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो क्या कहलाएगी, क्या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है ये। ठीक है, क्योंकि ये परमिशन देती है किसी भी मटेरियल को अंदर और बाहर आने का। ठीक है, सो अभी मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। ठीक है, सो ये जो गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर और बाहर आती है किसी भी सेल के। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसके अंदर या बाहर जाने का किसी भी गैस का, तो वो किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। डिफ्यूज़न जो होता है ना, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल के अंदर और बाहर आ जा सकती है। ठीक है, सो ये जो गैसेस होती हैं ना, इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है, इनका जो मूवमेंट होता है ना सब्सटेंस के अंदर, क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, जहाँ पे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उससे क्या है, लो कंसंट्रेशन की तरफ इनका मूवमेंट होता है। अब सेल के अंदर इनका मूवमेंट कैसे होता है, जब सेल है, सम सब्सटेंस लाइक CO2 जो कि क्या है, एक सेल्यूलर वेस्ट होता है, मतलब जो CO2 क्या होगा, किसी भी सेल का वेस्ट होगा। ठीक है, वेस्ट मटेरियल होगा। तो क्या होगा, जब ये वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली अक्यूमुलेटेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी उसकी, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होगी, कम हो गई CO2 की कंसंट्रेशन, तो वो क्या है, सेल से क्या होगा, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है, हाई से लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारी जो कंसंट्रेशन थी CO2 की इनसाइड एंड आउटसाइड, अगर हम बात करें तो जो CO2 होगा ना, वो क्या करेगा, सेल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर जो एटमॉस्फेयर उसमें कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया वो। ठीक है, उसी तरीके से हमारा CO2 भी होता है। अगर हम O2 की बात करें तो O2 भी क्या होता है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से सेल के अंदर और बाहर जा सकता है। ठीक है, जब जो CO2 होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना इनसाइड द सेल इज़ डिक्रीज। अगर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है अगर वो सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से क्या होगा कि जो बाहरी एक्सटर्नल हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सेल। ठीक है, तो बाहर के जो एटमॉस्फेयर होता है उससे जो ऑक्सीजन है ना, वो कहाँ पे चली जाएगी, सेल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी ये प्रोसेस हो रहा है, हाई से किस तरफ जा रहा है, लो पे। ठीक है, सो अभी हमने किसकी बात करी, गैसेस की बात करी। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर भी क्या होगा, सेम लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, डिफ्यूज़न का लॉ ही हमारे फॉलो हो रहा है। तो इसके अंदर भी सेम होगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। क्या, कौन सा प्रोसेस, कि वाटर का सेल के अंदर और बाहर जाना डिफ्यूज़न की हेल्प से, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वाटर का अंदर बाहर जाने का, वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो सब्सटेंस के अंदर जो डिज़ोल्व अमाउंट होता है ना, कि किस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने बताया कि हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ।
कौन है? ये जो प्रोसेस होता है ना ऑस्मोसिस का, कि वाटर का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये जो प्रोसेस होता है ना तब तक चलता रहता है, तब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी नहीं आ जाती। मतलब जो कंसंट्रेशन हो वो सेल के अंदर और जो बाहरी जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, दोनों के अंदर जो बराबर कंसंट्रेशन नहीं हो जाती, तब तक ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि किस तरीके से क्या होता है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, होता क्या है, अगर यहाँ पे ये बोल रखा है, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि जो हमारी ये जो सेल है और ये मान लो हमारा बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बाहर जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, सॉरी, जब हमने यहाँ पर एक जो फर्स्ट कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये हमारी सेल है और ये हमारा बाहरी एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी सेल है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन है वाटर की, और बाहरी जो सराउंडिंग है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन है। तो हमारा सेल क्या करेगा, इस हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, वाटर को अपने अंदर ले लेगा। तो जब सेल के अंदर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, जो हमारी सेल है और जो हमारा आउटर जो एटमॉस्फेयर है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। मतलब जितनी ही कंसंट्रेशन वाटर की इस सेल के अंदर है, उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर वाले सोल्यूशन के अंदर भी है, बाहर वाले वाटर के अंदर भी है। तो ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो दोनों तरफ क्या होगा, मतलब अंदर और बाहर क्या है कि वो सेम ही उसका लेवल रहेगा। ठीक है, तो जो उसका जो साइज़ होता है सेल का, वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, थर्ड कंडीशन हमारी क्या आती है यहाँ पर, थर्ड कंडीशन में क्या है कि जो हमारा सेल है और ये हमारा बाहरी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो बाहरी एटमॉस्फेयर है ना, इसमें क्या कंसंट्रेशन लो है और जो हमारी सेल है उसके अंदर हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हाई से लो की तरफ जब जाएगा वाटर, मतलब सेल से निकल के बाहर वाले एटमॉस्फेयर में, बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, तो ये क्या है, सेल के अंदर क्या है, वाटर की कमी हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगा वाटर का लेवल, तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो सेल हमारी सिकुड़ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, हाई से लो की तरफ जा रहा था, तो क्या हो रहा था, सेल के अंदर वाटर जा रहा था, सेल फूल गई थी। इसके अंदर सेल से बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगी। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, आपने तीनों कंडीशंस पढ़ ली है। तीनों कंडीशंस के अंदर हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्मोसिस से रिलेटेड दो एक्टिविटी दे रखी है। सबसे पहले एग के लिए एक हमारे को एक्टिविटी दे रखी है कि अगर हमने एग को क्या करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के अंदर हमने उसको डिप किया, थोड़ी सी देर रखा, उसके बाद अगर हमने उसको क्या करा, वाटर के अंदर रखेंगे, तो ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस होता है ना, उसके थ्रू ही वाटर जो है ना, वो जो बाहर वाला सोल्यूशन होगा, जो बाहर हमने वाटर के अंदर जब उसको रखा है एग को, तो वाटर से जो होगा बाहर का, उससे क्या होगा, वाटर क्या किस में चला जाएगा, एग के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो एग के अंदर चले जाने से क्या होगा, एग जो होगा वो स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि हमने यहाँ पर सेकेंड वाली कंडीशन में सॉल्ट वाले सोल्यूशन लिया, मतलब वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया। इसके अंदर क्या लिया था हमने, प्योर वाटर लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्ट ले लिया, तो क्या हो गया, बाहर जो सॉल्ट वाटर होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, सॉरी कम
उसमें क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में उसकी कंडीशन कम हो जाएगी। तो जो एग होगा ना, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। तो जो एग होगा ना, एग में से वाटर निकल के किस में चला जाएगा, सॉल्ट वाटर में। ठीक है, तो एग क्या होगा हमारा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सो जो हमारा डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है ना, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गैस और वाटर के लिए, किसी भी सेल के अंदर, वो उसको अंदर और बाहर करने के लिए। ठीक है, ताकि वो जो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, उनको क्या है, बाहरी एनवायरमेंट से अपने अंदर बॉडी के अंदर ले सके। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो उसको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उसे देख सकते हैं।